जय सिया राम। राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीठ शो में। और हमेशा की तरह आप देखिए, आपसे जो मेरा निवेदन है वो ये रहेगा, ऑडियो विजुअल में लगा रहा हूँ आजकल, ताकि आप लोग थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को बढ़ना आपका सानिध्य चाहिए। देखिए 7-8 महीने में जहां तक हमारी अपेक्षा थी उससे चैनल कम बढ़ा है, पर अगर आपका साथ मिलेगा तो बढ़ जाएगा। इस पर जितना आपने मदद की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मित्रों आते हैं आज के विषय पे। इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध के हालात तो है, भारत देगा किसका साथ, ये है आज का विषय। भारत किसका साथ देने वाला, भारत किसका साथ देगा, ये है आज का विषय भारत विचार में। इस पे बात करेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे परिस्थिति बद से बदतर हो रही है मिडिल ईस्ट में, और मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों चीजों का अध्ययन करेंगे। देखिए अल्टीमेटली किसी भी चीज को पॉलिटिक्स चलाती है। पॉलिटिकल विल हो तो आपकी टेक्नोलॉजी काम आती है, पॉलिटिकल विल हो तो टेक्नोलॉजी भी फेल होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हसन नसरुल्लाह ये जो है ये काफी अभी बकवास कर रहा है। देखिए मैं इन 2% के जिहादियों को कोई इज्जत विज्जत नहीं देता। दे आर ऑल ब्लडी टेररिस्ट्स। ये सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। और ये जो व्यक्ति है ये खमेनी, ये दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है। ये पाकिस्तान से बड़ा परपेट्रेटर ऑफ टेरर है जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप देखेंगे जो टेररिज्म है उसको ये चलाते हैं। अब आपने देखा होगा भाई युद्ध होगा, युद्ध जैसी परिस्थितियां निश्चित हुई है। क्या मेन डेवलपमेंट्स है? देखिए मेन डेवलपमेंट है यूएस का सीबीजी कंबाइंड जो एयरक्राफ्ट कैरियर का ग्रुप है उसको रवाना कर दिया गया है मिडिल ईस्ट। एक और ग्रुप B-52 बॉम्बर्स जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं और जो किसी की भी मारक क्षमता से बाहर है, उनको कतार के लिए रवाना कर दिया गया है। एक जो करमान शाह नाम की एयरबेस है यहाँ पे, आप ईरान के और इराक के बॉर्डर पे मिसाइल एयरबेस है, वहां IRGC के सीनियर कमांडर अभी बैठे जब आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है जी, वहां यूएस का वक्तव्य आता कुछ बड़ा होने वाला और पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। यहां खबर आती है कि हिजबुल्लाह कह रहा है कि कम से कम 1,500 ड्रोन और 1,500 मिसाइल्स के साथ वो पहला हमला करेंगे। अब आप हिजबुल्लाह के बारे में समझिए, हिजबुल्लाह के पास 40,000 लोग थे, और अभी जब पीछे प्रकरण हुआ 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह खुद कहता है मैंने 1 लाख लोगों तक का अपना लश्कर बना लिया, कच्चे पक्के ट्रेंड होंगे, इधर उधर होंगे, और कह रहा 30-40 हजार लोगों को मैं और ट्रेन कर सकता हूँ। प्लस माइनस घटाइए, लाख लोग हैं हिजबुल्लाह के पास प्लस माइनस। अल हलाली का लश्कर, अल हलाली 5 लाख लोगों को कंट्रोल करता है। इस्लामिक जिहाद के पास 30-40 हजार लोग हैं। ये खूतियों के पास अलग लोग हैं, और ये जितने छोटे बड़े ग्रुप हैं इनके पास अलग लोग हैं। पिछली बार आपको याद होगा कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो जॉर्डन तक आए थे और किंग अब्दुल्ला ने उनको रोका था, बोला भाई मैं तुम्हें क्रॉस करने नहीं दूंगा। तो अगर आप ये आसपास देखेंगे तो मोटा मोटा करीब करीब आधा से 1 मिलियन पकड़ सकते, 1 मिलियन लोग इजरायली और यहूदियों के खून के प्यासे, और यहूदी है 55 लाख, 55 लाख। और जितने मलेशियाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर आप, मैं तो ईरान की आर्मी को भी मलेशिया ही मानता हूँ, ये मलेशिया है। देखिए आतंकवादियों को आपको आतंकवादी बोलना पड़ेगा और इनकी औकात इनको गिरानी पड़ेगी। यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट ऑल द टाइम, क्योंकि ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट परपेट्रेटर्स। तो अब ये जो है ये करीब 1 मिलियन लोग हैं, 55 लाख यहूदी है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ इक्वल्स। ठीक है, अब यहाँ ही जो मैंने आपको डेवलपमेंट्स बताई और यूएस का अपना बेड़ा भेजना, B-52 बॉम्बर्स का भेजना, यहाँ से कतर का एक स्टेटमेंट आता साहब। कतर कहता है जी मेरी जमीन, और इसको कुवैत सेकंड करता है, कह रहा है मेरी जमीन किसी भी फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री के लिए अटैक करने के लिए हम यूज नहीं करने देंगे। हाँ, आ गया उम्मा का चुम्मा। कह रहा हम मतलब अपनी जमीन से तुम्हें मोटा मोटा ईरान पे हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते। फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री, तो ईरान फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री। अब आप बोलोगे यार इनमें तो शिया सुन्नी का झगड़ा है, ये सब कागजी झगड़े हैं। जहां इस्लाम का विषय आता है ये सब सरकारें एक हो जाती है। अब आप बोलोगे यार इनमें तो ट्रीटियां हैं। साहब इस्लामिक वर्ल्ड में ट्रीटियां होती है टॉयलेट पेपर, ट्रीटियां गई है तेल लेने। क्यों आपकी ट्रीटी नहीं है चाइना के साथ? मान रहा चाइना ट्रीटी? अगर ट्रीटियां चाइना मानता तो आपके पास समस्या ही नहीं होती आज। इस चाइना अबाइडिंग बाय द ट्रीटीज? कहां गई आपकी चाइना की ट्रीटी? आज की हालत ये है, 2 दिन पहले MBS का स्टेटमेंट आता है कि वी शुड स्ट्रेंथन आवर रिलेशंस विद ईरान।
हु? ईरान। ये एमबीएस कहता है वी शुड स्ट्रेंथन आवर एमबीएस रिलेशंस विद ईरान। और आपको लगता है आपकी ट्रीटियां है तो भाई साहब उनको ना टॉयलेट पेपर की तरह जो उस टॉयलेट पेपर का करना वो करो। ट्रीटियां वीटियां साहब तब तक काम आती है जब तक लड़ाई शुरू नहीं होती। लड़ाई को प्रिवेंट करने तक ट्रीटियां आर यूजफुल टू सम एक्सटेंट, पर अगर एक बार लड़ाई शुरू हुई ट्रीटियां किसी काम नहीं आएंगी। जिस दिन एक मेजर कैजुअलिटीज होती है इस मुस्लिम साइड में जो होंगी, ट्रीटियां किसी दिन काम नहीं आएंगी। अब आप बोलोगे सुमित भाई इसका क्या प्रूफ है? इतिहास में जाओ ना यार, पॉलिटिक्स समझो ना। दिस वॉर इज मोर अबाउट पॉलिटिक्स, दिस मिलिट्री तो बाद में आती है। पहले आप समझिए इस्माइल हनिया तो निपट गया। आपको दूसरा खालिद मशेल याद है? खालिद मशेल को एक बार मोसाड ने 2 या 3 एजेंट मारने के लिए जॉर्डन भेजे थे, जॉर्डन में रहता था और उसको ऑलमोस्ट उन्होंने मारा था। एक स्प्रे छिड़कना था उस पर। जब वो स्प्रे छिड़कने की बात हुई तो खालिद मशेल की डॉटर आती है, छोटी सी बच्ची। ये बेचारे सिविलाइज लोग थे, मतलब क्या बोलूं मैं इनको, बेवकूफ थे। ये रुक गए। इन्होंने कहा यार बेटी अननेसेसरली मारी जाएगी और हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने स्प्रे छिड़क के निकल गया। तो इन्होंने कुछ स्टोरी उटोरी दी, पर 2 लोगों को पकड़ा गया। 2 लोग को पकड़ा गया और उसके अलावा कुछ लोगों को और पकड़ा गया। और इन्होंने धमकी दी, तब किंग अब्दुल्ला के फादर किंग थे, इन्होंने धमकी दी हम इन लोगों को एग्जीक्यूट करेंगे अगर आप हमें इसका एंटीडोट नहीं दोगे। इजराइल ने मजबूरी में एंटीडोट दिया, पर वो जो 2 लोग थे जिन्होंने ये काम किया, कुछ भी दुनिया भर का डिप्लोमेटिक प्रेशर न रहा। ट्रीटियां साइन थी, सब थे, सब कागजों पे साइन कर रखे थे। मतलब मैं कहना नहीं चाहता इन कागजों का क्या करोगे, पर मैं क्या बताऊं मैं आपको, छोड़िए। अब ये कागज रखे थे, पर उन 2 इजराइल मोसाड के एजेंट्स को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया। क्यों एग्जीक्यूट किया गया? क्योंकि किंग अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा रेबेलियन अपने यहां नहीं चाहता था। यहाँ के जो लीडर है ये भी मजबूर हो जाते हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट इनके हाथ खड़े हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो वहां प्रकरण हो रहा है ये भयंकर प्रकरण हो रहा है। अब जरा ईरान का विश्लेषण करते हैं। देखिए, ईरान जमीन के रास्ते इजराइल नहीं पहुंचेगा। ये नहीं कि आस पड़ोस के मुल्क उसे एक्सेस नहीं देंगे, वक्त आने पे सब देंगे। आज के डेट में भी इराक उसे एक्सेस दे देगा। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये इजराइल आपकी आर्मी को ठोक देगा इससे पहले वो इजराइल पहुंचे। अमेरिकन आपको ठोक देंगे। तोपें नहीं जा सकती, डिस्टेंस बहुत ज्यादा। समंदर से जाने का रास्ता सुइज कनाल वगैरह के थ्रू वो प्रैक्टिकल नहीं है। जहाज आपके पास बाबा आजम के जमाने के जहाज है, वो भी उड़ते हैं नहीं उड़ते हैं, वो मतलब वो हाथी के दांत है। आपको तो पता ही है ईरान के पास कैसा आर्सनल है। तो उनमें सैंक्शन इतनी दुनिया भर की लगी, स्पेयर्स है, मेंटेनेंस है, वो जहाजों वाला विकल्प भी संभव नहीं है। तो बचा क्या? बचा मिसाइल। मिसाइल्स में इनकी रेंज है 2000 किलोमीटर, जो ये क्लेम करते हैं। छोटे कई तरह के मिसाइल है, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। 2000 किलोमीटर वाला है, ये मिसाइल दाग देंगे साहब, ठीक है। अब हमने जनाब मिसाइल दाग दिया। दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि जब मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल के पास 3 सिस्टम है अकॉर्डिंग टू रेंज। सबसे है आयरन ड्रोम, फिर है डेविड स्लिंग जो से ज्यादा रेंज को इंटरसेप्ट करता है, और आईसीबीएम्स को जो इंटरसेप्ट करता है वो एरो मिसाइल सिस्टम है इनका। इसके अलावा ये माना जाता है कि यूएस ने इन्हें शायद पेट्रियट मिसाइल शील्ड भी शिप कर दिया है, और पेट्रियट मिसाइल शील्ड बहुत इफेक्टिव रहा है। और इसराइल के पास एक लारा मिसाइल है, नोरा मिसाइल। नोरा मिसाइल का तोड़ इस रीजन में पूरे किसी के पास नहीं है। इस पे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था आपको, राइट। अब ऐसी परिस्थिति में ये सिर्फ मिसाइल चला सकते हैं। आर्मी को भेजने का, तोफ को भेजने का, समुद्री जहाज को भेजने का विकल्प नहीं है। समुद्र से भी, सबमरीनों से भी कुछ ज्यादा ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसराइल के पास काफी P8AI सबमरीन डिटेक्टर्स और काफी कुछ है। और इसराइल के पास मोस्ट एडवांस्ड एवैक्स है दुनिया में, मोस्ट एडवांस एवैक्स जो खुद यूज करते हैं। अब अमेरिका ने उन्हें क्या क्या दिया साहब ये तो हमें नहीं पता, पर पेट्रियट मिसाइल शील्ड उनके पास 101% आज की डेट में होगा, और इसराइल इसे डिक्लेयर नहीं करेगा। और इसराइल के पास क्या वो है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो हमें नहीं पता। तो इनके पास विकल्प क्या बनता है? इनके पास 2 विकल्प बचते हैं। एक है ये जो दुनिया भर के डिस्पोजेबल जहादी उन्होंने पाल रखे हैं, एक तो उनको यलगार बोल देंगे, ठीक है जी। और ये छोटे बड़े मिसाइल उनके थ्रू चलवाएंगे। और ये छोटा मिसाइल क्यों चलवाएंगे? देखिए, मजदर शाम में जो मिसाइल चला वो छोटा था, फजार इसलिए चलाएगा और बहुत पास से चलाएगा, चेबिजी नाम के गांव से चलाएंगे, यहाँ इसराइल वहां था, क्योंकि उसको इंटरसेप्शन का टाइम बहुत कम होता है। अगर मिसाइल बहुत पास से चला जाए तो इंटरसेप्शन का टाइम बहुत कम होता। हमने देखा 13 बच्चे मर गए, 2 लोग और मर गए, और इसराइल ने फिर जो किया वो किया। तो ये ऐसी कोई हरकत जरूर करेगी। अब ये जो 1500 मिसाइल्स की बात हो रही, 1500 मिसाइल्स और ड्रोन, आप याद कीजिए पीछे उन्होंने 300 मिसाइलें चलाई थी और ड्रोन। तब कुछ मिसाइलें गिरी थी, क्योंकि एक कोई भी मिसाइल शील्ड होता है उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है।
ऐसे S-400 है कि एक एक्स अमाउंट ऑफ मिसाइलों को वो गिरा सकता, अगर उससे ज्यादा मिसाइलें आ गई तो वो नहीं गिरा पाएगा। तो एक सैचुरेशन स्ट्राइक एक वर्ड होता है, उसको यूज किया जाता है व्हेन यू सेंड मच मोर क्वांटिटी ऑफ मिसाइल्स एंड प्रोजेक्टाइल्स व्हाट द सिस्टम कैन हैंडल। अब हिजबुल्लाह का आप माने तो हिजबुल्लाह क्लेम करता है उसके पास 1.5 लाख मिसाइलें प्लस ड्रोन है, मोस्टली डिजाइन है। कुछ ड्रोन इसे ईरान दे देगा, बख्तियार ड्रोन, टर्की से इनके पास बख्तियार ड्रोन आ जाएंगे, ईरान के ड्रोन अपने ठीक ठाक है वो आ जाएंगे। तो इनके और ईरान और लेबनान से इसराइल का डिस्टेंस बहुत कम है, तो तबाही तो होगी इसराइल में। जब इसराइल में तबाही होगी तो ये अपने जिहादियों को जो लाखों में बोलेंगे यार घुसो इसराइल और लोगों को मारना शुरू। जब ये प्रकरण होगा तो इसराइल के पास क्या विकल्प रहेगा? इसराइल विल यूज वेपन्स व्हिच विल किल मेनी, और जब ये वेपन्स बहुतों को मारेंगे फिर क्या कहे अल्लाह मुसलमान मार दिए, और मुसलमान मारे जाएंगे। अगर इन्होंने इसराइल पे हमला किया, अगर इन्होंने जिहादी छोड़े तो लाखों लोग, हजारों लोग मरेंगे। ट्रीटिया वीटिया कोई काम नहीं आएगी, ट्रीटिया तब तक आएंगी जब तक ये प्रकरण नहीं होता। जिस दिन हजारों लाखों लोग मर गए, आपको क्या लगता है कोई बादशाह, कोई सुल्तान, कोई सुल्तानत, कोई इलेक्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी मिडिल ईस्ट में होती है, आपको क्या लगता है इन्होंने इसराइल के साथ ट्रीटी साइन की, वो कहेगा मैं एनफोर्स कर पाऊंगा उसके? अरे उसको उठा के फेंक देंगे लोग, कोई ट्रीटी एनफोर्स नहीं कर पाए। यहाँ तो आप चाइना के साथ ट्रीटी एनफोर्स नहीं कर पा रहे हो, ये छोड़िए, वहां तो हुकूमतें हैं, दे आर ब्लैक बॉक्सेस। तो चाइना में तो फिर भी कुछ हिसाब किताब, वहां तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी ट्रीटियां जाएंगी तेल लेने, और जब ट्रीटियां जाएंगी तेल लेने तो कैजुअलिटीज होंगी, कैजुअलिटीज होगी तो फिर इसराइल पे इनका प्रेशर बनेगा अपनी लोगों का, यार इसराइल पे हमला करो, इसराइल पे हमला करो, इसराइल पे हमला करो। इसराइल पे हमला होगा तो मरता क्या ना करता अमेरिका को घुसना पड़ेगा, अमेरिका घुसेगा तो फिर कैजुअलिटीज होगी, और फिर ये अमेरिकन बेसिस को टारगेट करेंगे, फिर ये अमेरिकन एसेट्स को टारगेट करेंगे। और अमेरिका में अगर ट्रंप आ गए या हैरिस भी हुई, देयर इज अ लिमिट टू देयर पेशेंस। बेनगाजी जैसा हाल अमेरिका नहीं अफोर्ड कर सकता, वो ह्यूमिलेशन अमेरिका नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जब ये हाल होगा तो इन पे फिर हमला होगा, ठीक है। और अगर इन पे हमला होगा तो फिर क्या प्रकरण होगा? अब हसन नसरुल्लाह अपनी चिल्ला रहा है हम ये करेंगे, हम करेंगे। इसराइल को भी पता कैजुअलिटीज होगी, और इसराइल ये कैजुअलिटीज लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका को पता अभी विंडो है, वी कैन एलिमिनेट ईरान। ईरान खत्म तो एक मिडिल ईस्ट में ऐसा केस स्टडी बनाएंगे कि 50 साल तक कोई मुंह नहीं खोलेगा, सब औकात में रहेंगे। ये एक मौका है वो केस स्टडी बनाने का। और आप देखिए, पॉलिटिक्स प्रिवेल्स ओवर मिलिट्री, मिलिट्री पॉलिटिशियन से आदेश लेती है, पॉलिटिशियन मिलिट्री से आदेश नहीं लेता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ की आप पॉलिटिक्स समझिए, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अभी तंग आ गया मिडिल ईस्ट से, कहता है यार बहुत हो गया, देखा जाएगा, जो जो करोगे देखा जाएगा। और दुनिया तंग आ चुकी है इस्लामिक जिहाद से, हर नाम का जिहाद, यहाँ जिहाद वहां जिहाद, दाएं जिहाद बाएं जिहाद, रोज रोज जिहाद लगा रखा है। यार क्या मतलब है ये? जियो जीने, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। अब हमास का आप चार्टर देखे, कह रहे जब तक यहूद जिंदा है तब तक कयामत नहीं आएगी, तो दुनिया में हर यहूद को मारना है। ये कब तक मतलब ये सब क्रैप चलता रहेगा? ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। परिस्थिति ये है कि आप रह रहे हो इस सदी में, आपका दिमाग 1400 साल पीछे है, तो ये समन्वय नहीं बैठेगा ना। शरीर तो आपका आज की सदी में है और दिमाग 1400 साल पीछे, वो समन्वय नहीं बैठेगा, ये बैठ ही नहीं सकता। और ये क्रिश्चियन कंट्रीज को भी, दुनिया को भी पता है। हाँ, युद्ध को प्रिवेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए, प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, पर क्या युद्ध प्रिवेंट होगा? नहीं प्रिवेंट होगा। युद्ध केवल प्रिवेंट खमेनी कर सकता है, और अगर खमेनी को कुछ हो गया, जिसकी पूरी संभावना, तो ये युद्ध रुक जाएगा। अगर खमेनी को कुछ नहीं हो, ये कुछ नहीं करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है इनके 2-4 कमांडर मारो युद्ध करने आएंगे? नहीं, कमांडर तो मरने के लिए पैदा हुए ना। इन जहादियों का क्या है, तो 72 कुरों के पास जाना, ये तो मरने की जल्दी में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध जो है किसी कमांडर को मार दिया इसलिए युद्ध होगा। अब देखिए, इस्माइल हनिया का शव आता है तो कम से कम 8-10 बीबियां हैं जी, कहते हैं लोग, कम से कम 2-2.5 दर्जन बच्चे और 1-1.5 दर्जन पोते। लास्ट टाइम उसके 2 बच्चे हमारे थे, मैंने कहा 13 तो इसके ऑफिशियल बच्चे हैं, कितने मारोगे? बाकी जो अनऑफिशियल है उनका पता ही नहीं। तो मतलब आप समझिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड मिडिल ईस्ट। और आपको मैं बता दूं, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स समझनी है तो मैं आपको याद दिलाऊं, दुबई के एक विदेश मंत्री, उन्होंने एक बार एक वक्तव्य दिया था, अरबिक में बोल रहे थे। वो लड़की बोलती, मेरे पास वो वीडियो नहीं तो मैं आपको दिखा देता, मैं दिखा चुका हूँ पीगरूस वगैरह पे। उसने बोला कि लेट मी we can translate. So no, I want to speak in English. So if people think they understand Middle East, if people think they understand Islam, sorry, you don't understand anything. And this is exactly, Middle East is a whirlpool of
पेरिनियल डिजास्टर्स। यहाँ कभी भी अंडर करंट्स नहीं रुकती। बाप का बदला बेटा लेने आता, उसका बदला पोता लेने आता, ये कहानी यहाँ चलती है। यहाँ ये प्रकरण नहीं रुकेगा। और ये शिया सुन्नी के चक्कर में मत पड़िए, ये ट्रेडियो वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। अब सवाल क्या है कि अगर ये युद्ध होगा, मुद्दा ये है युद्ध होके रहेगा, क्या कम डैमेज में युद्ध को रोक सकते हैं? अगर कम डैमेज में रोकना है तो ये नसरुल्लाह को और ये जो तीनों लोग हैं इनको जाना पड़ेगा। अगर ये तीनों लोग निकलते हैं तो ये शायद युद्ध सस्ते में टल जाएगा। और अगर ये तीनों नहीं गए और ये जो हमारे दद्दू हैं, ये दद्दू चाहते हैं कि भाई लड़ाई करनी है, तो दद्दू के चक्कर में बहुत लोगों की जाने जाएंगी। अब दद्दू की उम्र 2-4 साल बची है तो कह रहे हैं यार 4 साल बाद या 4 साल पहले क्या फर्क पड़ता है, ऐसे पूरों का चांस तो, वैसे तो कोई चांस नहीं है। एनीवे, तो अब आते हैं मुद्दे पे भाई। मुद्दे पे ये, जब ये लड़ाई होगी भारत क्या करेगा? जब लड़ाई होगी तो आगे कुआं पीछे खाई, भारत फंसेगा धर्म संकट में। क्यों फंसेगा धर्म संकट में? देखिए, आपका धर्म ये कहता, आपका कर्म ये कहता, आपकी स्ट्रेटजी ये कहती, आपकी बुद्धिमत्ता ये कहती है, आपका सनातन ये कहता आप यहूदियों के साथ हो, क्योंकि शुरुआत यहूद से करनी है और अंत हनूद पे करना है। ये क्लियर है भाई। देखो, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। शुरुआत यहूद से करनी है और एंड हनूद पे करना है। ये एक डायरेक्ट प्रकरण है। आपके देश में गजवा हिंद करना है, ये एक डायरेक्ट प्रकरण है। ये मान के चलिए, ये तो गजवा हिंद तो मैं नहीं कह रहा ना, ये तो आपको पता है। तो हमारा धर्म ये कहता हमें यहूदियों का साथ देना, और यहूदियों ने हमारी तब साथ दी है जब हमसे दुनिया ने मुंह मोड़ दिया। हमारा क्रिश्चियनों ने साथ दिया है। पर अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखें, पिछले 75 सालों में मुसलमानों ने कब आपका साथ दिया? कभी साथ नहीं दिया। मतलब कब वो आपकी निर्णायक लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए? नेवर। क्रिश्चियंस हैव स्टूड बाय यू, Jews have stood by you. रशिया क्रिश्चियन है, by the way. Jews Israel, they have stood by you. ये मुसलमानों का मुझे कोई याद नहीं कि कब ये खड़े हुए। तो छोटी मोटी इधर उधर हेल्प कर दी, बट आपके पीछे खड़े हो नहीं हुए, नहीं है ऐसा। पहली बात। अब आप इजराइल का सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, और इजराइल आपसे ही अपेक्षा करेगा, अमेरिका आपसे अपेक्षा करेगा भाई आप इजराइल के साथ, तब ये न्यूट्रल वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। तो धर्म संकट आने वाला मोदी सरकार पे, डॉक्टर जयशंकर साहब पे, मोदी जी पे एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली कि किस तरफ जाओगे। अच्छा, अब इजराइल का साथ होगे, बोलेंगे तुम तो एंटी मुस्लिम हो यार, तुम तो मुसलमानों के खिलाफ हो, तुमने तो मुसलमानों से जंग थी है तो तुमने यहूदियों का साथ दे दिया। और जिस दिन आप ये करोगे, 50 जहादी संगठन दुनिया भर के आपको धमकियां देने लगेंगे। कुछ यहाँ के निकल आएंगे, जी आपने ये कर दिया, जी आपने ये कर दिया, हम तो जी ये कर देंगे, हम तो जी वो कर देंगे। आप जानते हैं ये लोग कैसे काम करते हैं। अब आप ईरान का साथ दोगे, ईरान का साथ दोगे तो अमेरिका, इजराइल और काफी हद तक रशिया भी आपसे किलस जाएगा। पूरा इस्लाम में, पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड और पूरे ज्यूइश कम्युनिटी, ज्यूइश लॉबीज आपसे किलस जाएगी। और ज्यूइश लॉबीज अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। और आपकी उम्मीदें ना रशिया पे है ना चाइना पे, आपकी उम्मीदें अमेरिका पे। और क्या आप ये इतना बड़ा पंगा ले सकते हो? टेक्नोलॉजी किसके पास है? टेक्नोलॉजी क्रिश्चियनों के पास है। मार्केट किसके पास है? क्रिश्चियनों के पास है। माइनस तेल मुसलमानों के पास कुछ ज्यादा दुनिया में है नहीं, और उस पर भी वो फूड पे डिपेंडेंट है। तो मार्केट देखो, टेक्नोलॉजी देखो, प्रॉस्पेरिटी देखो, यू कैन नॉट मेस अराउंड विद दैट। तो अब भारत करेगा तो करेगा क्या? और जो आप ये प्रकरण देख रहे हैं ना अभी, अगर आप इसको स्टडी करें, मेरा एक प्रेडिक्शन देखिएगा, ट्रीटी गई तेल लेने, याद रखना, एक मुसलमान कंट्री इजराइल की पीठ में खंजर भोगने का काम करेगी। या तो वो जॉर्डन करेगा या वो इजिप्ट करेगा, दोनों में से एक करेगा। जब प्रेशर आएगा तब सब करेंगे, पहले भी कोई ना कोई करेगा। तो क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली, देखिए क्रिश्चियन, ये ज्यूइश वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है, इसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा। इसके आसपास घूमने की बात नहीं है। हमने जनाब 30 साल बर्बाद कर दिए कश्मीर को बोलते हुए कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है जी, यहाँ एलियनेशन है जी, यहाँ ये है जी, पाजी ईगल है, ईगल होगी, इट्स इस्लामिक जिहाद। लेट्स फेस इट, इट्स इस्लामिक जिहाद। मैं अब नाम नहीं लूंगा, एक बार ऐसा कहा जाता, मेरे सूत्रों ने कहा है, खास विश्वसनीय सूत्रों ने, कि एक बार उमर अब्दुल्ला ने एक हमारे बड़े नेता को कहा कि अगर आप यहाँ सोने की सड़कें भी बनवा देंगे तब भी लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला। तो ये कुछ वास्तविकता है। आप शुतुरमुर्ग बने रहे, आप अपने आप को बेवकूफ समझ बनाते रहे और बनते रहे,
30 साल बाद ना आपकी सड़कें वहां रोक रही है, ना आपके प्यार मोहब्बत के वादे रोक रहे हैं, ना 80 हजार करोड़ के पैकेज वहां कुछ रोक पाए। वहां रोक पा रहा राष्ट्रीय राइफल्स, वहां रोक पा रहा सीआरपीएफ, जे पुलिस और 9 और 10 एसएफ। ये वहां चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि ये जिहाद की प्रवृत्ति रुकेगी नहीं। आज का जो जिहादी है भाई, जब ये शुरू हुआ तो पैदा भी नहीं हुआ था, 22-23 साल के लड़के। तो जब ये प्रकरण हुआ, जब जुल्म हुआ, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे। आज किसके लिए लड़ रहे, किसके लिए बढ़ रहे? अगर मरने मारने से अगर कि आप सबक सिखाओगे या कुछ समझाओगे, अगर उससे काम होता तो वहां लोकल टेररिज्म खत्म होना चाहिए। क्या लोकल टेररिज्म खत्म हुआ? नहीं हुआ। सीधी सी बात है भाई। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रकरण होने वाला, और अमेरिका के एसेट्स पे अगर बड़ा हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप हुए, अमेरिका देखेगा। भारत के लिए धर्म संकट बनेगा। भारत को अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़नी चाहिए। और भारत में भी ना एक बार एक जिंदगी में मौका जरूर आता है, इस पार या उस पार। देखिए, बीच की बातें करना, लॉलीपॉप देना, लॉलीपॉप बांटना और शुगर कैंडीज बांटना और वो चीजें करना ही आसान है, पर एक दिन बात आती है, टू टेक साइड्स इन लाइफ। लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, टू टेक साइड्स, इस पार या उस पार। इसके भी इम्प्लीकेशन है, उसके भी इम्प्लीकेशन। भारत को कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध होगा तो अपनी प्रायोरिटीज को साफ डिफाइन और डिसाइड करना पड़ेगा। इनकी प्रायोरिटीज डिफाइंड है, डिसाइड है। मैं आप एमबीएस का स्टेटमेंट देखिए, एमबीएस खुद कहते हैं कि भाई हमें ईरान के साथ अब संबंधों को बेहतर करना चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में ये एमबीएस की चाहे मर्जी हो, पब्लिक प्रेशर है भाई, क्या करेगा? उसे गद्दी पे बैठनी बोलना पड़ेगा, ये टॉक, और वक्त आने पे ये करना भी पड़ेगा। कतर ने बोल दिया ना, कुवैत ने बोल दिया हमारी जमीन साहब यूज नहीं होगी। हाँ, बट एक लोग हैं जो आपकी जमीन यूज करने देंगे ईरान के खिलाफ, वो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से ऐसे अमेरिका नहीं पाल रखा। आप लोग कहते पाकिस्तान को क्यों पाल रखा? आपके सवाल आते हैं ना सुमित भाई, पाकिस्तान को क्यों पाल रखा? देखिए, अब पाकिस्तान को अमेरिका ने क्यों पाल रखा? जब जरूरत पड़ेगी भाई पाकिस्तान जमीन दे देगा। पाकिस्तान में एक अच्छाई है, एवरीथिंग इज अप फॉर सेल। They are in the business of jihad, but if you have a price tag, you can even buy that. You can ask them to do jihad for you. तो वो ये खूबी तो है पाकिस्तानियों में, ये तो उनको क्रेडिट देंगे। तो ये प्रकरण है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत बड़े हैं देन मिलिट्री इम्प्लीकेशंस। इजराइल के तिलों में ईरान के तिलों में ज्यादा तेल नहीं है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये मिसाइल अटैक अगर करा तो इजराइल जवाब देगा। और इजराइल ने अभी 1800 मील जाके यमन में जो पोर्ट्स को ध्वस्त किया है, उन्होंने आपको जवाब दे दिया। उनकी कैपेबिलिटी कितनी, 2 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग कर चुका है। और क्या दुनिया और आसपास की किसी कंट्री को पता नहीं लगा, F-35 भेजे कर दिए। B-52 बॉम्बर्स क्यों मंगा लिए यूएस ने मिडिल ईस्ट, न्यूक्लियर पावर्ड बॉम्बर्स? सवाल सीधा सीधा है, ट्रीटियां गई तेल लेने, याद रखिएगा आप। तो आप ईश्वर से कामना करें ये लड़ाई ज्यादा ना बढ़े और ये मिसाइलों पे ही बनी रहे। अगर मिसाइलों के बाद इन्होंने जंगी भेज दिए और अगर जंगी अंदर आ गए तो इजराइल में तबाही मचा देगी। अगर इजराइल में वो तबाही मची, ये जो आपने अभी देखा ना, ये तो ट्रेलर भी नहीं है। इजराइल वो कर देगा जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की, और इजराइल वांट्स टू डू इट वंस फॉर गुड। यही था आज का विचार भारत विचार में। और भारत का धर्म संकट तो है, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें साइड लेना पड़ेगा, और यही चीजें बहुत निर्णायक मोड़ पे भारत के आगे वाला भविष्य निश्चित करेंगी। वी हैव टू टेक साइड्स। तो मैं आपसे आज आज्ञा चाहूंगा, यही था आज का विचार भारत विचार में। आप जानते हैं मेरा निवेदन तो आपसे भाई यही रहता है, तो ये निवेदन भी दिखा दूं मैं आपको, और इसमें आपने हमारा साथ जरूर देना है। और इसके बाद ये हमारा, हम चलते हैं यहाँ। मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा भाई, आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। sumitpir.com पे आइए एडवाइजरी के लिए, sumitpir@gmail.com के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।